हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण या फिर नज़रिया, किसी भी घटना को देखने का नज़रिया। यह नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे आर्थिक घटनाओं को देखते हैं तो आप अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। राजनीतिक घटनाओं को राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया। मनोवैज्ञानिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। इसी तरह से सामाजिक घटनाओं को अपन जब समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया या स्टाइल, जिससे अपन किसी भी घटना को देखते हैं या फिर समझते हैं। जैसे परिवार को जिस दृष्टिकोण से अपन देख रहे हैं वो दृष्टिकोण कहलाएगा, वो तरीका कहलाएगा, वो स्टाइल कहलाएगा सामाजिक घटना या सामाजिक संस्था को समझने का। तो किसी भी सामाजिक घटना, समाज से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएं, चाहे वो सहयोगी हो चाहे वो असहयोगी हो, अंतःक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, सहयोग, संघर्ष, संस्थाएं, समितियां, इनको जिस नज़रिए से अपन स्टडी करते हैं वो कहलाएगा समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य। अब समाजशास्त्र का ये परिप्रेक्ष्य है, इसके दो आयाम हैं। एक है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और एक है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये होगा जब सामाजिक घटनाओं को एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर समझा जाए तो उसको कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। जब किसी भी सामाजिक घटना को समाज को केंद्र में रखकर समझने का प्रयास किया जाए तो उसको कहा जाता है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो हम यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो सोशोलॉजिकल थ्योरीज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसे यूजी के अंदर भी पढ़ सकते हैं आप, सिलेबस में है आपके, पीजी में भी है, नेट के अंदर भी ये टॉपिक आते हैं और इसके साथ साथ यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन आ सकता है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? मानवीय परिप्रेक्ष्य को विस्तार से समझाएं। या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति को विस्तार से बताएं। प्रकृति में ये दोनों चीज़ें आ जाएगी, ह्यूमनिस्टिक और साइंटिफिक। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? मानवीय परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अंतर स्पष्ट करो। आपको याद होगा हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक भी की थी और कुछ समाजशास्त्री ये मानते थे कि इनकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, जैसे हमने रॉबर्ट बीरस्टीड के विचार पढ़े थे द सोशल ऑर्डर बुक में, तो ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को बताते हैं और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है समाजशास्त्र की जो सामाजिक प्रकृति है, अवैज्ञानिक प्रकृति है, उसको बताते हैं। तो वो दोनों बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब किसी भी घटना को देखने या समझने के नज़रिए, तरीके या दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो नज़रिया है, वो परिप्रेक्ष्य कहलाएगा। सामाजिक घटनाओं को समझने या देखने के लिए देखने के स्टाइल या दृष्टिकोण को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति या अभिमुखन, अब प्रकृति को अभिमुखन भी कहते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आयाम भी आ सकता है, प्रकृति भी आ सकता है, अभिमुखन भी आ सकता है। तो इसके दो प्रकृति को दो भागों में बांटते हैं। जैसे हमने शुरू में समाजशास्त्र के अर्थ जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के दो प्रकार बताए थे कि एक इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और एक इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो इसको समाजशास्त्र की परिप्रेक्ष्य की प्रकृति भी कहते हैं। देखने का नज़रिया वो वैज्ञानिक भी हो सकता है और वो मानवीय या सामाजिक भी हो सकता है। और अब हम इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं दोनों के अंदर भी। पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, समाजशास्त्र शब्द गढ़ा गया
अगस्त काम्टे के द्वारा 1838 में, तो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, समाजशास्त्र की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मानता है कि जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान की विधियां हैं, नियम है, सिद्धांत है, उसी तरह से उन्हीं के आधार पर समाजशास्त्र को भी समझा जा सकता है। क्योंकि जो अगस्त काम्टे थे वो फिजिक्स से संबंधित थे। और फिर देखो, उन्होंने जैसे वैज्ञानिक विधि के चरण होते हैं, वैसे उन्होंने मानवीय बुद्धि के विकास के भी चरण बताए। अपने सिद्धांत चिंतन के 3 स्तर के नियम है, लॉज ऑफ 3 स्टेजेस में। तो वैज्ञानिक अभिमुखन की शुरुआत अगस्त काम्टे से होती है। इसके साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, पैरेटो, पार्सन्स, ये सब क्या है, वैज्ञानिक उपागम के समर्थक रहे हैं, इनको विकसित करने वाले व्यक्ति रहे हैं। अब ये वैज्ञानिक अभिमुखन क्या मानता है कि संपूर्ण समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? समाज महत्वपूर्ण है। तो समाज को एक स्थिर व्यवस्था मानते हैं, और क्या मानते हैं कि इसी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है। तो अध्ययन की जो केंद्र इकाई है वो समाज है। लंबे से 19वीं सदी में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि हमने देखा अगस्त काम्टे ने 1838 में ये शब्द गढ़ा था। तो इसका मतलब 19वीं सदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। समय बीतता गया और कुछ समय के पश्चात देखा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने केवल प्रभावशाली लोगों का अध्ययन किया, केवल समृद्ध और इलाइट या धनिक वर्ग का अध्ययन किया। कुछ आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, महिलाएं थी, वंचित वर्ग था, उनकी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ध्यान नहीं दिया। तो जो ये वैज्ञानिक अभिमुख या दृष्टिकोण है, इससे लाभ है वो उच्च वर्ग को मिला और निम्न वर्ग को लाभ नहीं मिला। तो कुछ अन्य सिद्धांतकार आते हैं, जैसे शूट्स हो गया, ब्लूमर हो गया, मीड हो गया। वो लोग क्या सोचते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप वैज्ञानिक अभिमुखन की कमियों को दूर करने के लिए इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप मानवीय दृष्टिकोण का विकास करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण क्या है कि जो वंचित वर्ग के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इनकी अध्ययन इकाई व्यक्ति है, समाज नहीं है। इनका क्या मानना है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, इसलिए व्यक्ति का अध्ययन, उनकी दैनिक गतिविधियों का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन और रोजमर्रा की घटनाओं का अध्ययन जरूरी है। अध्ययन के लिए ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठता का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता है तो यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता है। इसके साथ साथ इसी समय के दौरान 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि औद्योगिकरण आता है, नगरीकरण आता है, आधुनिकीकरण आता है, पश्चिमीकरण आता है। इन सब के कारण वैश्वीकरण भी आता है। इन सब का जो प्रभाव है वो उच्च वर्ग को मिला, उच्च वर्ग को इनका लाभ मिला। निम्न वर्ग है वो और अधिक पीछे धकेल दिया गया। तो इस परिवर्तन की इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण एक मनोबल मिला, एक आधार मिला मानवीय दृष्टिकोण को पनपने का। तो मानवीय दृष्टिकोण का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप, उनकी कमियों को सुधारने के लिए, और जो समाज पर औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण आदि परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण मानवीय दृष्टिकोण का विकास हुआ। और मानवीय दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत है। अब जब आप इनकी निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या कहेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत ना होकर दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज को महत्व देता है और ये मानवीय मनुष्य को या व्यक्ति को महत्व देता है, और दोनों को मिला दें तो संपूर्ण स्टडी हो जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठता को महत्व देता है, तो मानवीय दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठता को, दोनों को मिला दें तो संपूर्ण स्टडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन दोनों की विशेषताएं समझ लीजिए, चाहे आप अंतर समझ लीजिए। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन है, इसमें समाज को महत्व दिया जाता है, समाज को एक व्यवस्था के रूप में माना जाता है, और समाज माना जाता है कि व्यक्ति है वो समाज का एक अंग है, और समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति अपना कार्य करता है, अपनी भूमिकाएं अदा करता है।
लेकिन मानवीय दृष्टिकोण इनके विपरीत सोच रखते हैं। उनका नज़रिया क्या है भी समाज का निर्माण व्यक्तियों से हुआ है। इसीलिए जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज शास्त्र में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो समाज न होकर व्यक्ति है। व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियाँ, उनकी दैनिक जीवन की समस्याएं, उनकी आपसी अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक अभिमुख है वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। वो मानकर चलते हैं कि जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उस घटना को उसी रूप में जानना है। ये मूल्य तटस्थता से समझा जा सकता है, मूल्य निरपेक्षता से समझा जा सकता है। और वस्तुनिष्ठता में जो अध्ययन की इकाई है वो समाज है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण क्या मानता है कि वस्तुनिष्ठता ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने वंचित वर्ग को और अधिक पीछे धकेल दिया गया, उनकी आवाज़ को अनसुना किया गया। इसीलिए मानवीय दृष्टिकोण है ये वंचित वर्ग की आवाज़ बनकर समाज के सामने खड़ा हुआ। इनका मानना है कि अध्ययन की इकाई है उसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति को ध्यान में रखकर समाज का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे वो अपना जीवन यापन करना है, ये चीज़ मानवीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की विषय वस्तु है। जो वैज्ञानिक अभिमुख ने इनकी जो अध्ययन विधियाँ हैं वो वैज्ञानिक हैं। जैसे इसमें सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाएगा, अनुसूची प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा, इंटरव्यू का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसने वैज्ञानिक और गणनात्मक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जबकि जो मानवीय समाजशास्त्र है उसमें मानवीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अंदर जैसे डायरियाँ हो गई, जीवन इतिहास हो गया, और दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हो गई, सहभागी अवलोकन हो गया, और इसमें गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वृत्त जो वैज्ञानिक अभिमुखन है यह वृत्त सिद्धांतों से संबंधित है। वृत्त सिद्धांत कौन से हो गए? जैसे चिंतन के 3 स्तर का नियम हो गया, संघर्ष का सिद्धांत हो गया, संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत हो गया, उद्विकासी सिद्धांत हो गया। तो ऐसे सिद्धांत जो पूरे समाज के ऊपर लागू किए जाते हैं उनसे संबंधित है वैज्ञानिक अभिमुखन। जबकि मानवीय दृष्टिकोण ये लघु सिद्धांतों से संबंधित है। लघु सिद्धांतों में कौन से आ गए? जैसे परघटना शास्त्र आ गया, रेडिकल परिवर्तन का सिद्धांत आ गया, जैसे लोक विधि विज्ञान आ गया, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत आ गया, अभिनय कला आ गया, और विनिमय व्यवहारवाद आ गया। तो ये लघु सिद्धांतों से संबंधित है जो दैनिक जीवन की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अभिमुख ने समृद्ध या उच्च वर्ग से संबंधित है। ये संबंधित या उच्च वर्ग, समृद्ध या उच्च वर्ग है, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, उन्हीं के लाभ के लिए काम करते हैं, उन्हीं की स्थिति का अध्ययन ये करते हैं। जबकि जो मानवीय दृष्टिकोण है ये निम्न या वंचित वर्ग जिनकी आवाज़ को आज तक नहीं सुना गया उनका अध्ययन करते हैं, उनकी आवाज़ को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन क्या है से संबंधित है, मतलब क्या होना चाहिए से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि मानवीय दृष्टिकोण इसके विपरीत है, ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। वे मनुष्य के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए क्या काम होना चाहिए, कौन सी रीति रिवाज होनी चाहिए, कौन सी परंपराएं नहीं होनी चाहिए, और क्या अच्छा है क्या बुरा, इनका अध्ययन करता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी वर्तमान में है क्या, जैसे मान लीजिए सती प्रथा है, तो मानवीय दृष्टिकोण क्या करे, अब सती प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करे, अब सती प्रथा क्या है, क्या परिणाम है इसके, इसका विकास क्यों हुआ, इन चीज़ों का अध्ययन ये करता है। वैज्ञानिक अभिमुखन है ये प्राचीन है क्योंकि उसकी शुरुआत अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र की शुरुआत करने से होती है 19वीं सदी में। जबकि मानवीय दृष्टिकोण इसके बाद की अवस्था है, इसकी शुरुआत 20वीं सदी में होती है, और इसकी शुरुआत वैज्ञानिक अभिमुखन की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। इसकी शुरुआत औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण आदि के प्रभावों को जानने के लिए इसकी शुरुआत 20वीं सदी में होती है। वैज्ञानिक अभिमुखन है ये व्यवस्था का समर्थक है, जैसे संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर है। इनका मानना है कि व्यवस्था सर्वोत्तम है। जैसे हमने देखा इमाइल दुर्खीम ने भी माना था भी समाज है वो एक देवता के समान है। इसका मतलब महत्वपूर्ण स्थान किसका है? समाज का है, व्यक्ति बाद में है।
लेकिन मानवीय दृष्टिकोण क्या मानता है कि नहीं, ये व्यवस्था स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है और लोगों की दैनिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से इसको बदला जा सकता है। लोगों की आपस में जो समस्याएं हैं उनमें एकजुटता आएगी और वो फिर क्रांति के माध्यम से व्यवस्था को बदल भी सकते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन समाज को स्थायी मानकर उसका अध्ययन करता है, जबकि मानवीय दृष्टिकोण मानता है कि समाज स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। लोगों की आपसी अंतःक्रियाओं से उनमें एकजुटता आती है और शक्ति आती है, जिससे क्रांति होती है और समाज है वो बदलता रहता है। वैज्ञानिक अभिमुखन के जो समर्थक हैं वो अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स आदि विद्वान रहे, जबकि मानवीय दृष्टिकोण के समर्थक शूट्स, गारफिंकल, मीड, ब्लूमर, शीराइट, मिल्स आदि विद्वान रहे। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये इस जटिल है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है। इसमें जो सूचना इकट्ठी की जाएगी उनके एक क्रमबद्ध तरीके से उनके आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा, जबकि जो मानवीय दृष्टिकोण है यह अध्ययन को सरल बनाता है। यह सिर्फ दैनिक जीवन की अंतःक्रियाओं का या फिर लोगों की आपसी समस्याओं का, बातचीत का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो यह सरल है। प्रतिमानित संदर्भ, जो ये इम्पोर्टेंट है और ये नेट या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है। परिस्थिति या भूमिका के प्रतिमानित संदर्भ से संबंधित है या फिर अर्थबोध से संबंधित है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो प्रतिमानित संदर्भ से संबंधित है। प्रतिमानित संदर्भ का मतलब हो गया जो व्यक्ति को पद मिला हुआ है उसी पद के अनुसार व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मानता है, ये मानवीय दृष्टिकोण क्या मानता है कि व्यक्ति पद के अनुसार नहीं, अर्थ परिस्थिति के अर्थ के अनुसार व्यवहार करता है। इसका मतलब वो जो मौजूदा हालात है उनको देखकर व्यक्ति क्या गतिविधि करे, कैसी भूमिका अदा करेगा, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मानवीय उपागम है वो अर्थबोध से संबंधित है और जो वैज्ञानिक उपागम है वो प्रतिमानित संदर्भ से संबंधित है। वैज्ञानिक उपागम मूल्य तटस्थता में विश्वास रखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका कोई लेना देना नहीं है। यह निष्पक्षता से संबंधित है, मूल्य निरपेक्षता इसमें है और यह क्या है का अध्ययन करता है। जबकि मानवीय उपागम मूल्य सापेक्षता से संबंधित है, भी मनुष्य के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। देखो इसमें भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके का मतलब अच्छी तरह से लोगों से सहभागी अवलोकन हो गया या फिर डायरियाँ हो गई, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ होंगी, उनका अध्ययन किया जाएगा। उनके आधार पर जो सूचनाएं आएगी उनका विश्लेषण किया जाएगा। ये वास्तविक है, ये लोगों से संबंधित है और यहाँ पर समाज से संबंधित है। संपूर्ण समाज को अध्ययन की इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं, वैसे जो आगे की स्लाइड दिखाएंगे उसमें भी आएगा, अभी हमने ये कर भी लिया है। अब इनकी विशेषताएं एक्सप्लेन करनी आ जाए तो यही चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पर वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषताएं बता रहे हो तो ये सारी बता देंगे आप, और मानवीय परिप्रेक्ष्य की बता रहे हो तो ये सारी विशेषताएं आप यहाँ पर बता देंगे। लेकिन फिर भी मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 में वस्तुनिष्ठता का स्थान नहीं है तो इसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिनिष्ठता पर ध्यान दिया जाता है। अध्ययन की इकाई है वो व्यक्ति है। समाज के स्थान पर व्यक्ति के अध्ययन पर बल, ये भी अपन पीछे कर लिया है। शोषित व वंचित या उपेक्षित पक्षों का अध्ययन, इसमें वो पक्ष जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जैसे महिलाएं हो गई, आदिवासी हो गए, जनजातीय लोग हो गए, उनके आवाज़ उठाने का कार्य है वो मानवीय परिप्रेक्ष्य करता है। भाषा के सामाजिक पक्ष से संबंधित, मानवीय परिप्रेक्ष्य भाषा के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। सामाजिक पक्ष का तात्पर्य क्या हो गया, ये भाषा के व्याकरण पक्ष का अध्ययन नहीं करता, भी भाषा है उसका समाज के अंदर लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं, क्या कैसे अर्थ बोध कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण करके लोग आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो उस पर ये ध्यान लगाता है। पूर्वाग्रहों तथा पूर्व स्थापित मान्यताओं की आलोचना, ये क्या मानता है मानवीय परिप्रेक्ष्य कि पूर्वाग्रह है, पूर्व स्थापित मान्यताएं हैं, उनका अंत करना चाहिए, उनकी आलोचना करते हैं। उसके पश्चात जो घटनाएं हैं समाज है उनका अध्ययन करना चाहिए। यथार्थ से संबंधित अध्ययन पद्धति,
और मानवीय परिप्रेक्ष्य की अध्ययन पद्धति क्या है? जो प्रत्यक्ष रूप से सच्चाई से संबंधित हो, वास्तविकता से संबंधित हो, उन्हीं अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और ये अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी रहेगी? जैसे सहभागी अवलोकन हो गया, जैसे डायरियाँ हो गया, पत्र हो गए, दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियाँ होगी, उनका अध्ययन किया जाएगा। मानवीय परिप्रेक्ष्य यथास्थितिवाद का विरोध है। यथास्थितिवाद का मतलब क्या हो गया भी? ये जो समाज है उसको एक स्थायी व्यवस्था माना जाता है, उसका ये विरोध करते हैं। तो ये क्या करते हैं? समाज को स्थायी व्यवस्था न मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। समाज है वो व्यक्ति अंतःक्रिया के माध्यम से जब अर्थ ग्रहण या अर्थ बदलता रहता है, उसी के अनुसार है जो समाज है वो भी बदलता रहता है। तो यथास्थिति के ये विरुद्ध है। इसके साथ साथ इसमें जो मानवीय परिप्रेक्ष्य के तत्व भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं मानव परिप्रेक्ष्य के तत्व क्या, मूल तत्व क्या होंगे कि आर्थिक व्यवस्था को महत्व देना। मानवीय परिप्रेक्ष्य के तत्व, आर्थिक व्यवस्था को अधिक महत्व देना। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या मानकर चलते हैं? मानवीय समाजशास्त्री क्या मानकर चलते हैं कि समाज का अध्ययन बिना आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन के नहीं समझा जा सकता। तो समाजशास्त्र और आर्थिक क्रियाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है, और दोनों को अलग अलग करके समाज को सही तरह से नहीं समझा जा सकता। तो आर्थिक व्यवस्था को समाज के साथ संदर्भ में ये समझने पर बल देते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक कारकों पर बल। मानवीय समाजशास्त्री आर्थिक कारकों के साथ साथ सामाजिक अध्ययन में सांस्कृतिक तत्वों को भी उतना ही महत्व प्रदान करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की सक्रिय भूमिका पर बल। अच्छा, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक और तीसरा तत्व क्या है कि ये समाजशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक वैज्ञानिकों की सक्रिय भूमिका पर बल देते हैं। सक्रिय भूमिका का मतलब क्या होगा? वो तटस्थ नहीं रहेंगे, वो फील्ड में जाएंगे, सहभागी अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद वो अध्ययन करेंगे। विचारों को अधिक महत्व, मानवीय समाजशास्त्रीय अध्ययन में विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका मतलब मनुष्य के जो विचार है उसी से सामाजिक व्यवस्था बनती और बिगड़ती है। तो ये सामाजिक व्यवस्था को, यथास्थिति को बनाए रखने के विरोधी है। और यथास्थिति कैसे नहीं रहेगी? जो विचारों को महत्व दिया जाएगा। अगला तत्व है सामाजिक नियमों को महत्व। इसमें समाज के अंदर जो लोगों ने आपस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम बना रखे हैं, उन्हीं की तर्क संगतता में ये विश्वास करते हैं। मनोवैज्ञानिक संरचना को महत्व। मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानव की मनोवैज्ञानिक संरचना को भी आर्थिक व सांस्कृतिक तत्वों के समान महत्व दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके तत्वों में मनोवैज्ञानिक संरचना को महत्व दिया जाता है, सांस्कृतिक संरचना को महत्व दिया जाता है, आर्थिक संरचना को महत्व दिया जाता है। तर्क को महत्व। मानवीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण तर्क के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि काल्पनिक है, तर्क का इसमें महत्व है। तो ये इसके तत्व थे। आगे जानते हैं आप इस क्वेश्चन को। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। देखो, मनुष्य है वो बहुत सारी गतिविधियां करता है। वो ऐतिहासिक गतिविधि क्रियाएँ भी होती है, जैसे इतिहास में राजा महाराजा क्या काम करते थे, पुरानी व्यवस्था कैसी थी, पुराने समय में रीति रिवाज, धर्म का क्या रोल था, सामाजिक संस्थाएं कैसे काम करती थी, वस्तु विनिमय, लेन देन की क्रियाएँ, शासन कैसा था, कबीले का राज होता था, एक सरदार होता था, तानाशाही भी होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो ये आर्थिक क्रियाएँ भी व्यक्ति करता है, ऐतिहासिक क्रियाएँ करता है, सत्ता संबंधी क्रियाएँ। तो एक मनुष्य बहुत सारी क्रियाएँ करता है दैनिक जीवन में। अब उन क्रियाओं का एक विशिष्ट पक्ष हो गया, जैसे ऐतिहासिक क्रियाओं का पक्ष हो गया इतिहास। तो इन क्रियाओं को विशिष्टता के आधार पर जब अध्ययन किया जाने लगा, तो एक अलग अलग विज्ञानों का विकास हुआ। जैसे ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान इतिहास कहलाया, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाया, सत्ता संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान कहलाया, आपसी संबंधों की व्यवस्था का और विज्ञान कहलाया समाजशास्त्र, आपसी प्रेम सहयोग दया मानव शास्त्र, भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाया भूगोल, और व्यवहार संबंधी विज्ञानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाया मनोविज्ञान। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञानों का विकास हुआ। लेकिन ये विज्ञानों की विशिष्टता है कि विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ साथ इन विज्ञानों के अलग अलग होने का जो मुख्य कारण है, मुख्य तत्व है, वो है इनका दृष्टिकोण।
भी ये घटनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं। तो अर्थशास्त्र घटनाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है, भूगोल भौगोलिक दृष्टि से देखेगा, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखेगा, इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से देखेगा, समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से देखेगा। इन्हीं दृष्टिकोणों के कारण इन विज्ञानों के अंदर दूरियां आई, इन विज्ञानों में अंतर आया और इसी से दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो यही एक्सप्लेन किया गया है। मानव के चारों ओर अनेकों घटनाएं घटित होती रहती है। इन्हीं घटनाओं से प्रभावित होकर व्यक्ति इनका अध्ययन करना शुरू करता है और नए नए विज्ञानों का जन्म होता है। एक विज्ञान में विशेष व समान घटनाओं का अधिक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है, इन विज्ञानों में पृथकता क्यों है, इन विज्ञानों में अलगाव क्यों है, इन विज्ञानों में दूरी क्यों है। तो इसका उत्तर रहेगा, प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने या समझने का अपना एक दृष्टिकोण व नज़रिया होता है, एक परिधि होती है, वही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए परिवार को देखें तो परिवार को अर्थशास्त्र क्या देखेगा, आर्थिक नज़रिए से देखेगा। तो क्या कैसे डिफाइन करेगा उसको भी, परिवार आर्थिक गतिविधियों आपसी संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली एक इकाई है। जो समाजशास्त्र है वो किस रूप में देखेगा परिवार को भी, संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर सामाजिक संबंधों रीति रिवाजों परंपराओं त्योहारों आदि को निभाने की एक इकाई है। राजनीति विज्ञान क्या देखेगा, परिवार में सत्ता की व्यवस्था की एक इकाई है। तो इसका मतलब प्रत्येक घटना को अलग अलग दृष्टिकोण या नज़रिए से देखा जाता है, यही उसका पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे अपराधी व्यक्ति का व्यवहार है तो समाजशास्त्री उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखेगा भी, एक व्यक्ति अपराधी बना है तो उसके पीछे जिम्मेवार समाज है और इसका प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, समाज पर पड़ रहा है। उसको कंट्रोल भी कौन करेगा, समाज करेगा। अर्थशास्त्री किस दृष्टिकोण से देखेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, इसने ये अपराधी क्यों बना, कोई न कोई आर्थिक दबाव इसके ऊपर था, आर्थिक कंडीशन ऐसी रही होगी। इसी तरह से राजनीतिक शास्त्र मनोविज्ञान वो उस एक घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो ये सब क्या कहलाए, दृष्टिकोण कहलाए। और इसी से क्या हुआ, अलग अलग विज्ञानों का विकास हुआ। एक ही घटना या तथ्य को प्रत्येक विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। विज्ञानों का यही परिप्रेक्ष्य या परिधि, परिधि भी कहते हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम या परिधि भी कहते हैं, और परिप्रेक्ष्य भी इसको कहते हैं, दृष्टिकोण भी कहते हैं, नज़रिया भी कहते हैं, स्टाइल भी कहते हैं। लेकिन ये है किस चीज़ के, परिप्रेक्ष्य के पर्यायवाची शब्द है। मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, अब देखो पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, मतलब ऊपर से नीचे एक छोर से दूसरे छोर तक देखना या निरीक्षण करना। इसका मतलब किसी भी घटना को गहराई से देखना, एक विशेष नज़रिए से देखना पर्सपेक्टिव कहलाता है। सभी विषयों का किसी भी घटना या तथ्यों को समझने का एक विशेष नज़रिया, दृष्टिकोण, ढंग व तरीका होता है। इसे ही परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य को संदर्भ परिधि भी कहते हैं और इसके लिए पर्यायवाची शब्द नज़रिया, ढंग, तरीका, दृष्टिकोण, अध्ययन क्षेत्र या सीमा। अध्ययन क्षेत्र या सीमा का मतलब क्या होगा, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो केवल सत्ता संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करेगा, सामाजिक दृष्टिकोण हो केवल समाज संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करेगा। अर्थशास्त्र की सीमा क्या है, आर्थिक क्रियाओं संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पर्सपेक्टिव दोनों एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं आप इसके बाद, और इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा, थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ व दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं जिसके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण व अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। मतलब यदि आपके अंदर राजनीतिक मूल्य है, राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास है, रुचि है आपकी, अर्थ राजनीतिक आधार पर निकालते हो तो वो आपका एक दृष्टिकोण हो गया। तो इन्होंने थियोडोरसन ने क्या कहा है, मूल्य, विश्वास और अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ या दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं जिसके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण, अवलोकन व परिप्रेक्ष्य करता है। G.A. लुंडबर्ग, हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि के निर्माण में योगदान देती है। मतलब हमारी जो आदतें हैं उसी से हमारा दृष्टिकोण बनता है।
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन के अध्ययन करने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इसके दो पक्ष हैं। दो पक्ष कौन से हो गए? एक तो गया सामाजिक पर घटनाओं का अध्ययन। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज में घटित होने वाली घटनाओं, दो पक्ष कौन से हो गए? एक तो क्या मानता है कि इसमें केवल सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा क्या मानता है, नहीं, सामाजिक प्रघटनाओं के अलावा अन्य प्रघटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक प्रघटनाओं में कौन सी होगी? जैसे समाज का अध्ययन, सामाजिक समूहों का अध्ययन, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन, सामाजिक समूहों का, रीति रिवाजों का, प्रथाओं का, परंपराओं का, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा परिप्रेक्ष्य का दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है? नहीं, सामाजिक प्रघटनाओं के अलावा अन्य प्रघटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे सांस्कृतिक प्रघटनाओं का अध्ययन, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ऐतिहासिक, इन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी के आधार पर इसमें क्या माना जाता है भी समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है, और इनमें अंतर भी है। जैसे समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, इतिहास से। देखो, समाजशास्त्र की चीज़ें हैं वो तो सामाजिक प्रघटनाओं के अंतर्गत आ जाएगी, और समाजशास्त्र के अलावा अन्य जो प्रघटनाएं, जैसे राजनीतिक घटनाएं भी घटित होती है, आर्थिक घटनाएं भी है, ऐतिहासिक भी है, मानव शास्त्रीय है, मनोविज्ञान है, इन घटनाओं का अध्ययन है वो भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा मानना है चिनोय, लुंडबर्ग व गुड्डे व होट का। ये अन्य प्रघटनाओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मानते हैं। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये मानता है कि सामाजिक प्रघटनाओं, इसमें केवल सामाजिक प्रघटनाओं, समाज में घटित होने वाली घटनाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरा क्या कहता है भी सामाजिक प्रघटनाओं के साथ साथ इसमें राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक प्रघटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखने वाले सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण व परिप्रेक्ष्य को समझना वह समाजशास्त्र से संबंधित। आपने देखा होगा, हमने समाजशास्त्र का अर्थ वाले में लेसन में पढ़ा था भी समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, तो वो भी इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आएगा। भी दो परिप्रेक्ष्य हो गए, दृष्टिकोण हो गए। एक तो क्या मानता है भी इनका दूसरों के साथ संबंध नहीं है, समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, और दूसरा क्या मानता है कि नहीं, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी संबंध है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं, इसके दो अभिमुखन है, प्रकृति दो है, क्या वैज्ञानिक और मानवीय। ये हमने कर लिया, आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। वैज्ञानिक अभिमुखन क्या मानते हैं? वस्तुनिष्ठता में विश्वास करते हैं, ये समाज को स्थायी मानते हैं, व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और वृत्त सिद्धांतों से संबंधित है, और ये प्राचीन है। वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रतिक्रिया स्वरूप है, ये व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है, ये समाज को महत्व न देकर व्यक्ति को महत्व देता है, यह वंचित वर्ग की आवाज़ों से संबंधित है। दूसरा है दो पक्ष, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। इसमें दो पक्ष है, अभी हमने लिखा था कौन सा, एक तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और एक अन्य घटनाओं का अध्ययन। ये दो पक्ष है, ये यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो दो पक्ष है, दो अभिमुखन है इसके बाद है सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन। भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, समाज ने जो व्यवस्था बनाई है उसी के संदर्भ में अध्ययन करता है। समाज को ध्यान में रखकर सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर उनकी स्टडी करता है। समाज को अलग अलग खंड या अलग अलग टुकड़ों में बांटकर समाज को समझने का प्रयास नहीं करके समाज को एक अध्ययन की संपूर्ण इकाई मानकर ये अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक तथ्यों पर आधारित, यह सामाजिक तथ्यों पर आधारित है। सामाजिक तथ्य का मतलब समाज से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनके आधार पर फिर जो विश्लेषण किया जाता है। तो समाज से संबंधित आंकड़े दो तरीकों से किए जाएंगे, या तो वैज्ञानिक विधियों से किए जाएंगे या फिर मानवीय विधियों से किए जाएंगे। इसी आधार पर इसके कितने अभिमुखन हो गए? दो अभिमुखन हो गए। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत द्वारा नियंत्रित, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ये किससे नियंत्रित होता है? ये समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समाज का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिद्धांत कौन से हो? दो सिद्धांत हो गए, एक लघु सिद्धांत और एक वृत्त सिद्धांत। तो वैज्ञानिक अभिमुखन किससे संबंधित हो गया? वृत्त सिद्धांत से संबंधित हो गया। जैसे उद्विकास का सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत,
जैसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत। और जो मानवीय परिप्रेक्ष्य है ये लघु सिद्धांतों से संबंधित है। लघु सिद्धांत का मतलब जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, परघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, विनिमय व्यवहारवाद आदि। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ये नियंत्रित होता है। आगे इसके पश्चात आप पढ़ते हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को देखिएगा, इसके अभिमुखन के बारे में पढ़ते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकृति या अभिमुखन, तो दो अभिमुखन है, ये हमने आपको पहले बता दिया था, वैज्ञानिक अभिमुखन और वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया था पहले ही। और इसके समर्थक वो भी हमने कर लिया था, लेकिन समर्थकों के कुछ सिद्धांत आप एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं नाम उनके, जैसे अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद या चिंतन का 3 स्तर का नियम, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास, इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तथ्य की अवधारणा, मैक्स वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत या मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, विल्फ्रेड पेरेटो की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, पार्सन्स की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। ये इस तरह की चीज़ें आप यहाँ साथ में लिख सकते हैं। इनके साथ साथ ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य भी हम पहले कर चुके हैं, आपको बता दिया अच्छे तरीके से। और मानवीय परिप्रेक्ष्य का जैसे हमने बताया था अभी 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है, उनको चुनौती देने के लिए होती है। ये अध्ययन को संपूर्ण बनाने के लिए इसकी शुरुआत होती है। तो ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं, आपको बता दिया था शुरू में। और मानवतावादी समाजशास्त्री में वे लोग आते हैं जो स्वयं को अति संवेदनशील मानव। अति संवेदनशील मानव का मतलब क्या हो गया भी, जो मानवता के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव हो, जिसमें प्रेम, सहयोग, करुणा, दया ये चीज़ें अधिक हो। तो जो वंचित वर्ग है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो गरीब हैं, लाचार है, शोषित है, तो उनके प्रति संवेदना प्रकट मानव शास्त्री करते हैं। वो अवलोकन करता है, वो इन घटनाओं को, मानव शास्त्री वही हो सकते हैं जो इन घटनाओं को बारीकी से देखता हो, वो उन लोगों के बीच में सहभागी होते हैं और बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो मानवतावादी समाजशास्त्री में वे लोग आते हैं जो स्वयं को अति संवेदनशील मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार व बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व तो अपने आपको दैनिक जीवन की समस्याओं में लगाना है। मानव शास्त्री क्या मानते हैं कि समाजशास्त्री को मनुष्य की दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसमें खो जाना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, चाहे ये नैतिक, सौंदर्यात्मक या राजनीति से संबंधित क्यों ना हो, जैसे श्रमिक या विद्यार्थी। अब ये जो वृत्त सिद्धांत है ये इन लोगों का बारीकी से अध्ययन नहीं कर पाते। विद्यार्थी किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, श्रमिक है उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी दैनिक जीवन की क्या समस्याएं हैं। तो मानव शास्त्री है वो उनकी दैनिक जीवन में भागीदार बने, उसके पश्चात वो उनकी समस्याओं को सुने, उनका मार्गदर्शन करे, जागरूकता पैदा करे और एक आंदोलन में भी भाग ले, क्रांति में भी वो भाग ले, जिससे समाज या व्यवस्था बदल सके, शोषणकारी व्यवस्था है वो बदल सके। मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं ये आप पहले कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार देख लीजिए। वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध है ये, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति की बजाय किस में विश्वास करते हैं, ये मानवीय पद्धतियों में विश्वास करते हैं, मनुष्य के अध्ययन पर बल देते हैं। व्यक्तिनिष्ठता पर बल, समाज को यथास्थिति की बजाय परिवर्तनशील मानते हैं, उपेक्षित या शोषित वर्ग की आवाज़ बनते हैं, पूर्व स्थापित व पूर्वाग्रह या पूर्व स्थापित मान्यताओं की आलोचना करते हैं, समाज की बजाय व्यक्ति के अध्ययन पर यह बल देते हैं। तो ये चीज़ आप पहले कर चुके हैं, शुरू में आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं आप व्यवस्था पोषित तत्वों के विरुद्ध अध्ययन पद्धति, ये मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं हैं। मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के उपागम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मानवीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, मानवीय परिप्रेक्ष्य के उपागम बताइए। तो एथनो मैथोडोलॉजी, इसको लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं, नरी जाति पद्धति शास्त्र भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एथनो मैथोडोलॉजी कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है भी, ऐसी विधि, लोक विधि विज्ञान क्या होता है, ऐसी विधि जिसमें लोगों के जीवन का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। तो इसके केंद्र में कौन हो गया, व्यक्ति हो गया। इसमें दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक यथार्थ को समझने का एक नया आयाम प्रस्तुत किया। और इसके जनक हेराल्ड गारफिंकल थे। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनो मैथोडोलॉजी 1967, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन आ सकता है। एथनो मैथोडोलॉजी के जनक कौन है, तो हेराल्ड गारफिंकल।
कौन सी पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया? स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967। यह उपागम मानवीय व्यवहार के दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब दैनिक जीवन में व्यक्ति क्या काम करता है, जैसे सुबह पूजा पाठ करता है, नहाता धोता है, क्या खाना पीना करता है, कौन सी रीति रिवाजें परंपराओं का वो पालन करता है, तो दिनचर्या से संबंधित है। तो इसमें तीन मुख्य पक्ष है, एथनोमेथोडोलॉजी के तीन मुख्य पक्ष है। दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, वे रोजमर्रा में जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक गतिविधियां करता है उनका अध्ययन करता है। भाषा के ये व्याकरण की पक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते। व्याकरण का मतलब व्याकरण के आधार पर भाषा का अर्थ कोई और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक पक्ष क्या है, समाज में लोग किस संदर्भ में उसका प्रयोग करें, किस अर्थ में उसका प्रयोग करें, वो महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लाता है। इसका मतलब सामाजिक नियमों पर ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति दैनिक जीवन में दिन में उन नियमों का प्रयोग या पालन करते हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो यह सामाजिक संरचना को परिवर्तनशील मानकर उसके वास्तविक या यथार्थ अध्ययन पर बल देता है। इसमें व्यक्ति के परिस्थिति के बजाय उसकी भूमिका को अधिक महत्व दिया जाता है। कैसी भूमिका? जिसके आधार पर व्यक्ति अर्थ ग्रहण करके अपना भूमिका अदा करता है। इसमें प्रश्नावली, अनुसूची के बजाय सहभागी अवलोकन, डायरिया, निजी पत्र, जीवन इतिहास, जीवनी, आत्मकथा आदि का प्रयोग किया जाता है। ये अध्ययन विधियाँ हैं किसकी? ये मानव शास्त्र उपागम की है और एथनोमेथोडोलॉजी की है। वस्तुपरक अध्ययन के बजाय इसमें व्यक्तिपरक अध्ययन पर बल दिया जाता है। संचार व भाषा का इसमें महत्व है। परघटना शास्त्र के एडमंड हर्सल, एल्फ्रेड शूट्स ने परघटना शास्त्र के अंतर्गत काफ़ी काम किया। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए परघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी, इसका मतलब दैनिक जीवन की घटनाओं के अध्ययन पर ये अपना जो अध्ययन पर बल देते हैं। सामाजिक परघटना को समझने के लिए परघटना शास्त्र दर्शन का सहारा लिया जाता है। इसमें परघटना की विषय वस्तु व अध्ययनकर्ता अलग अलग बताया गया। क्या बताया गया? परघटना से विषय वस्तु और उस विषय वस्तु को अध्ययन करने वाला दोनों अलग अलग है। और इसमें क्या माना गया कि दोनों एक नहीं है। कौन कौन? विषय वस्तु और अध्ययनकर्ता दोनों एक नहीं है। इस उपागम में अनुभवों को दो सत्रों पर समझने का प्रयास किया गया। एक तो सम्मिलित अनुभव और एक विशिष्ट अनुभव। सम्मिलित अनुभव कौन से होते हैं? जो पूरे समूह का अनुभव होते हैं। और विशिष्ट अनुभव कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति महसूस करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। उन अनुभवों को अध्ययन करना, और इसके साथ साथ फिर ये प्रत्येक व्यक्ति एक समूह बन जाता है, तो इस समूह के अनुभवों को, तो दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामूहिक सम्मिलित अनुभवों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और व्यक्तिगत अनुभव से सूचनाएं या तथ्य संकलित किए जाते हैं। आमूलचूल परिवर्तनवादी, इसका विकास है वो अमेरिका के अंदर हुआ। इस उपागम का विकास प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति से विरोध स्वरूप है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का जो समाज ने विरोध किया, जिसका समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, उसके विरोध स्वरूप आमूलचूल परिवर्तनवादी उपागम का विकास हुआ। ये व्यवस्था को स्थायी नहीं मानते, बल्कि ये क्रांति के माध्यम से उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या मानता है कि व्यवस्था है वो स्थिर है, और ये क्या मानते हैं? नहीं, परिवर्तनशील है, इसको बदला जा सकता है। यह व्यवस्था का विरोधी व परिवर्तन का समर्थक है। 1967 में अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आया आमूलचूल परिवर्तनवादी उपागम। युद्ध या संघर्ष में आमूलचूल परिवर्तन का आधार माना गया है। युद्ध और संघर्ष में ये विश्वास करते हैं, और इसमें स्पष्ट किया गया कि इसी माध्यम से परिवर्तन होगा। किस माध्यम से? युद्ध, संघर्ष और क्रांति के माध्यम से। यह कमजोर, शोषित व उपेक्षित वर्ग के अध्ययन पर बल देते हैं। आमूलचूल परिवर्तनवादी अमेरिका में होने वाले भेदभाव व सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध रहे हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, एक इसके अंदर उपागम कौन सा होगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। यह अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों, हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है। यही आपसी अंतःक्रिया का आधार रहे हैं। मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में क्या होता है? प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करना। इसमें हाव भाव, भाषा, संकेत, चिन्ह आदि होते हैं।
इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश के अर्थ को महत्व न देकर सामाजिक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हर्बर्ट ब्लूमर, मीड, चार्ल्स कूले आदि का योगदान रहा। विनिमय व्यवहारवादी। विनिमय व्यवहारवाद का मतलब एक व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करता है और बदले में दूसरा उसके साथ भी व्यवहार करता है। ये अर्थशास्त्र से समाजशास्त्र में आया। होमन्स, पीटर ब्लाउ आदि के सिद्धांत वो विनिमय व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं और ये भी एक मानव शास्त्रीय महत्वपूर्ण उपागम है। अभिनय शास्त्रीय उपागम, इसके जो रंगमंच उपागम भी कहा जाता है, इसका जो जनक है वो इरविंग गॉफमैन रहे हैं। तो ये इनका इरविंग गॉफमैन का सिद्धांत है वो भी मानव शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात आप करते हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। ये आप पहले कर चुके हैं। भी इनमें वस्तुनिष्ठता होती है। गणनात्मक विधियों का प्रयोग। गणनात्मक विधियाँ कौन सी होती है? जिसमें अनुसूची होगी, प्रश्नावली होगी, सर्वेक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, सांख्यिकी विधियाँ, ये गणनात्मक विधियाँ। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में गणनात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है और जो मानवीय प्रेक्ष्य में निगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये वरिष्ठ सिद्धांतों से संबंधित है, ये अपन पहले कर लिया है। वैज्ञानिक कार्यप्रणाली, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है? वैज्ञानिक होती है, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। बीच में तथ्यों का, समस्या का चयन होगा। उसके पश्चात जो पूर्व के सिद्धांत है उनका अध्ययन किया जाएगा। फिर अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाएगा। फिर एक रिसर्च प्रारूप तैयार किया जाएगा। उसके पश्चात तथ्यों का संकलन होगा, फिर उनका वर्गीकरण होगा, फिर उनका सारणीय विश्लेषण। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके पर आधारित होती है। कार्यकारण संबंधों की व्याख्या। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी घटना है, उस घटना के पीछे क्या कारण है, उनका आपस में तथ्यों के आधार पर उनका आपस में संबंध बताया जाएगा। तो ये कार्यकारण संबंधों से संबंधित है। इसमें भविष्यवाणी से संबंधित और कार्यकारण संबंधों के आधार पर इसमें भविष्यवाणी भी की जाती है। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की वही विशेषताएं हैं जो विशेषताएं आपने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति में पढ़ी थी। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के उपागम में कौन कौन बताएंगे? प्रत्यक्षवादी उपागम, यहाँ पर अगस्त काम्टे के बारे में बता देंगे। उद्विकासीय उपागम, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, काम्टे, मार्क्स के सिद्धांत आ जाएंगे। संरचनावादी प्रकार्यात्मक उपागम में मेलिनोवस्की, ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स और मार्टन के आ जाएंगे। तो ये जो उपागम है, इनमें इन चीज़ों को अपने को वैज्ञानिक, यदि क्वेश्चन पूछ ले वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के उपागम बताएं। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ बता देंगे, इनकी डेफिनेशन बता देंगे, इनकी विशेषताएं बता देंगे और फिर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के उपागम बता देंगे। अब इसके अलावा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र की प्रकृति भी कौन से विद्वान, जैसे कुछ विद्वान इसको मानते हैं विज्ञान मानते हैं, इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि दूसरे वो इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। फिर हमने रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में इसकी प्रकृति पर विचार दिया। उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है परंतु यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये क्या है? सामाजिक विज्ञान है। तो उनकी विशेषताओं को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन से हैं वो भी वैज्ञानिक उपागम में आप यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं तो हमें ये दोबारा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।